नमस्कार दोस्तों, बिग लर्निंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में, यानी महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी से लेकर राष्ट्रपिता तक के सफर के बारे में। किन परिस्थितियों ने उन्हें मोहनदास करमचंद गांधी से एक राष्ट्रपिता बना दिया। आपने और हमने बचपन में रेडियो पर अक्सर एक गाना सुना करते थे जो कि शतरंज बिछाकर कभी बैठा था जवाना, टक्कर थे बड़े जोर के दुश्मन था दाना, पर बापू तू भी था बड़ा उस्ताद पुराना, मारा एक कस दाव की उल्टी सभी की चाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। बचपन में यह गाना हमें और आप सभी को बहुत अच्छा लगता था। शतरंज बिछाकर यहाँ बैठा था जमाना, लगता था कि मुश्किल है फिरंगी को हराना। टक्कर थी बड़ी जोर की दुश्मन भी था ताना, पर तू भी था बापू बड़ा उस्ताद पुराना, मारा वो कस के दाव की उल्टी सभी की चाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए और यह आजादी हमें अंग्रेजों से बिना खड़क के बिना ढाल के मिल गई, क्या वास्तव में अहिंसा ने, यानी गांधी जी की जो अहिंसावादी नीति थी, इससे हमें आजादी दिलाई, या गांधी जी की रणनीतियों ने हमें आजादी दिलाई? जब हम युवा अवस्था में पहुंचे तो हमें, यानी हमारे हीरोज भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस आदि हमें पसंद आने लगे। हमें लगने लगा कि इन्होंने हमें आजादी दिलाई। तो एक जोश था, एक जुनून था। जब हम उस अवस्था में पहुंचते हैं और हमारे खून में जब वह ऊर्जा संचलित होती है, तो उसमें यह बात समझ में आई और हमारा झुकाव भगत की तरफ, सुभाष चंद्र बोस की तरफ या आजाद की तरफ जाना लाजमी था। क्योंकि उस समय जो वाक्य थे, जो नारे दिए गए कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इंकलाब जिंदाबाद, तो ये सब जो थे, जो हमने आजादी अंग्रेजों के चंगुल से इतने लंबे समय में प्राप्त की, तो उनके वाक्यों से, उनके नारों से हमें ऐसा लगने लगा कि हमें आजादी तुरंत मिल जाएगी या कुछ समय में मिल जाएगी। लेकिन जो गांधी जी की रणनीति थी, जो उनकी अहिंसावादी नीति थी, इससे हमें यह लगने लगा कि यह आजादी हमें लंबे समय में मिल सकती है या तो बहुत कम समय में भी मिल सकती है। तो जब हम अपनी आजादी को देखते हैं तो वह यह आजादी हमें एक रेनबो की तरह दिखाई देती है, यानी एक इंद्रधनुष में जो सब 7 प्रकार के रंग होते हैं, उस प्रकार की दिखने लगती है, जिसमें भगत भी हैं, आजाद भी हैं, सुभाष बाबू भी हैं, गांधी भी हैं, उसमें अमीर लोग भी हैं। हमारे इस आजादी में आप देखें तो आदिवासी लोग भी हैं,
पढ़े लिखे यानी शिक्षित और अशिक्षित वर्ग के लोगों ने भी भाग लिया। गरीब और अमीर लोग भी इसमें शामिल हुए, जिसमें शहर के लोग भी शामिल हैं और ग्रामीण के लोग भी इसमें शामिल हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ये हमारी आजादी है, यह एक कैनवस की तरह है। इसमें विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न समुदायों से जुड़े लोग दिखेंगे और वो सारे के सारे लोग आप देखें तो गांधी के पीछे चलते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। इसमें गांधी जी कहां हैं और कहां नहीं, तो हम देखेंगे कि गांधी कहां और हैं और खड़ग बिना ढाल कहां है। शुरू में मैं और आप या कुछ लोग आलोचक होंगे, लाजमी है, आलोचना उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। समझ में हमें बाद में आता है कि व्यक्ति यह कहा करता था कि यदि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी सामने कर दो। हमें बहुत बुरा लगता था, लेकिन जब हमने गांधी के बारे में गहन अध्ययन किया, उनके बारे में पढ़ा, गांधी को जाना, गांधी को समझा, तो एक बात बड़ी साफ नजर आती है कि गांधी को आप को जानना है तो गांधी के जैसे आपको जीना होगा, गांधी आपको बनना होगा। लेकिन गांधी को जैसे जैसे जानेंगे, उनको महसूस करेंगे, गांधी गांधी होते जाएंगे, राष्ट्रपिता होंगे और हमारा और आपका सर झुकता चला जाएगा, क्योंकि यहां पर उनकी कदकाठी बढ़ती जाएगी और आप उनके सामने छोटे होते जाएंगे। लेकिन आप यदि गांधी को नहीं पढ़े हैं, गांधी के नहीं जानते हैं, तो आप आलोचना कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनको पढ़ेंगे, जानेंगे, गांधी उतने ही आपके लिए प्रासंगिक होते चले जाते हैं। यदि गांधी को समझना है तो खुद क्या होगा, आपको गांधी बनना होगा। जितने इनके आलोचक हैं, कह सकते कि जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिन्होंने नहीं जाना, तो उनकी आलोचना करेंगे, उससे ज्यादा उनके आलोचक भी हैं। गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहा गया? क्योंकि गांधी को आज दुनिया में 21वीं सदी में उनको नमन कर रही है और इस सदी का सबसे योग्य पुरुष माना गया। बुद्ध के बाद या सिद्धार्थ के बाद बात करें, यानी महावीर स्वामी की बात करते हैं, तो उनके बाद यदि कोई व्यक्ति प्रासंगिक हुआ, लोग उसके पीछे चले, उन्होंने किसी जात को नहीं माना, किसी धर्म को नहीं अपनाया, सभी के अंदर समान दृष्टिकोण से देखा, तो थे गांधी। और यही कारण था कि सभी लोग गांधी के पीछे चल पड़े। यदि हम गांधी जी को से पहले कुछ सीखना है, तो मैं उस मोहनदास करमचंद गांधी से शुरुआत करना चाहता हूं। उस मोहन करमदास गांधी जब वह बैरिस्टर की पढ़ाई लंदन में करते हैं और बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने स्वदेश यानी भारत अर्थात इंडिया वापस आते हैं। बैरिस्टर बनने के बाद और
उनके पिता के रसूख द्वारा ही उन्हें एक केस दिया जाता है। तो जब यह केस उनको मिला और जब वो बैरिस्टर बनकर जब गए और लंदन से पढ़ा हुआ बेटा जब आया है और उनके रसूख का केस लड़ने जा रहा है, तो पापा के मन में बहुत विश्वास था। जैसे आप लोगों के पिता, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उनका आपके प्रति एक बहुत बड़ा विश्वास होगा। उनकी कई सारी आकांक्षाएं होंगी जो आप पूरा करेंगे। तो उनके पिता के अंदर भी एक विश्वास था, एक बड़ा कौतूहल था। क्या करेगा, यानी ये गांधी क्या करेगा। और आपको आश्चर्य होगा कि जब मोहनदास गए केस लड़ने के लिए तो उनका पैर कांपने लगा, कुछ बोले ही नहीं। हालात ये थी कि पूरी तरह से जो भावनाएं थी एक पिता की, जो आकांक्षाएं थी, जो उम्मीद थी एक पिता की, वो समाप्त हो गई। और अगर आज से हम तुलना करें तो उस समय तक गांधी वाज बिग पप्पू। अर्थात हम बात करें आज के एक राजनीतिक संदर्भ में एक बहुत बड़े मिथक कह सकते हैं जिनको आज लोग पप्पू कहते हैं। तो गांधी उस समय गांधी नहीं थे, मोहनदास करमचंद थे। उनकी शुरुआत एक पप्पू के रूप में होती है। लेकिन यहां से भी हम एक प्रेरणा ले सकते हैं और आपको लेनी चाहिए कि जब हम असफल होते हैं तो हम एक दो बार में क्या होते हैं, अपने कदम, अपने पैर पीछे कर लेते हैं। यहां से गांधी से हमें सबक लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। उस पप्पू ने, यानी उस गांधी ने, आज जिसकी हम बात करने जा रहे हैं और दुनिया जिसको नमन कर रही है, हम उनको नमन कर रहे हैं, यह एक सीख है जब हम बन सकते हैं। जब यही व्यक्ति 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका जाता है और वहां जाने के बाद जो बदलाव आता है गांधी के अंदर, कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की यात्रा उनके लिए एक गेम चेंजर साबित हुई। उनके पूरे जीवन को ही परिवर्तित कर दिया। गांधी जी फर्स्ट क्लास ट्रेन की टिकट लेकर यात्रा के लिए कोच में बैठते हैं और वहां पर अंग्रेजों द्वारा उनको उस कोच से बाहर फेंक दिया जाता है। फेंके जाने का कारण, उस कोच में, यानी ट्रेन की जो बोगी होती है उसमें लिखा था व्हाइट ओनली, यानी श्वेत लोग ही इसमें यात्रा कर सकते हैं, अश्वेत लोग उसमें यात्रा नहीं कर सकते हैं। यह घटना दक्षिण अफ्रीका के पीटर्स मेरीवर की है और यह गांधी जी को एहसास दिलाती है और मोहनदास की आत्मा को बार बार कचोटती है और वहीं से गांधी जी के जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन युग की शुरुआत होती है। मोहनदास के जीवन में ये वो सीख है जो हम सब ले सकते हैं कि कभी भी सीखने का अंत नहीं होता है और यदि हमारे अंदर जुनून है, वह लक्ष्य है और लक्ष्य को प्राप्त करने का हमारे पास साधन है, तो हम उसके प्रति समर्पित हो जाएं तो हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य को हासिल करने में कितने भी कठिनाइयां क्यों ना हो, लेकिन यदि हम अपने तन मन धन से लग जाएं तो हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। गांधी जी को लगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो भी मानव हैं, हम भी मानव।
फिर इसमें श्वेत और अश्वेत होने का भेद क्यों कर रहे हैं? आखिर व्हाइट वनली क्यों? एक प्रश्नवाचक चिन्ह लाकर गांधी जी यहां पर उनके दिल में बैठ जाता है। व्हाइट ओनली क्यों? लुई फिशर लिखते हैं इस पर गांधी जी के बारे में, यदि अंग्रेजों को यह पता होता कि यह व्यक्ति आने वाले समय में उन्हें उठाकर भारत से यानी इंडिया से बाहर फेंक देगा तो संभवतः उस ट्रेन से गांधी को बाहर नहीं फेंकते। और वहीं से गांधी जी एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरने लगे और 1906 में उन्होंने पहला सत्याग्रह शुरू किया। और उसके धीरे धीरे जब वह व्यक्ति यानी गांधी 1915 में अपने स्वदेश, अपने देश की मिट्टी की सुगंध उसे बुला रही थी, वह 1915 में इंडिया आते हैं और 1915 से लेकर 1917 यानी 2 वर्ष तक भारत की भारतीयता को समझा, भारत की मनोदशा को समझा, भारत के लोगों के बीच बैठा और फिर एक चंपारण के स्थानीय मुद्दा, और वह स्थानीय मुद्दा होता है नील कृषकों का। वे भारतीय राजनीति में वहीं से प्रवेश करते हैं और एक राजनेता के रूप में, और वहीं से मोहनदास करमचंद गांधी अब धीरे धीरे महात्मा गांधी हो जाएंगे। यह उनके लिए एक मोमेंट था, यानी कह सकते हैं कि राजनीति में प्रवेश करने का। यही ट्रांसफॉर्मेशन जब लोगों को जुड़ाव गांधी की ओर किया, गांधी की विचारधारा की ओर होने लगा, तो आखिर इस मोहनदास में महात्मा की छवि जो बनी, क्यों बनी और कैसे बनी। लेकिन इसी तरह जब दूसरी बात या विचारधारा सुनता था कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, यह बात मुझे हमेशा लगता था, ऐसा क्यों भाई? कोई हमारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो हम दूसरा गाल क्यों करें आगे? हम भी उसे थप्पड़ मारेंगे, हम सही हैं और वो गलत है, लेकिन फिर भी वो हमें मारा जा रहा है तो हम उसका विरोध ना करें। गांधी की यही विचारधारा उनको महान बनाती। गांधी कहते हैं अगर वो मुझे मारा तो मैं उसे मारूंगा, अगर वो मुझे मारा तो मैं भी उसे मारूंगा। यह हमारा क्या है? स्वाभिमान है। मैं क्यों सहूं किसी की बात? और वो भी जब यह बात हमारे मन को कचोटता है, तो बाद में समझ में आया कि गांधी की जो फिलॉसफी है, जो उनका दर्शन है, जो गांधी की विचारधारा है, गांधी की जो समझ है, वास्तव में यह मतभेद गांधी को गलत साबित करता है और मैं सही हूं, यह दृष्टिकोण का मतभेद है। यानी हमारा जो नजरिया है वो हमें क्या कर रहा है? हमें सही कह रहा है और गांधी को वहां पर गलत ठहरा रहा है। गांधी जी का मानना था कि मनुष्य मूलतः अच्छा होता है, उसमें बुराइयां नहीं होती हैं। इसका मतलब है कि अगर उसके अंदर की अच्छाइयां दब चुकी हैं तो हम अपने व्यवहार से क्या करें? उसको बाहर लाएं, उसके आचरण में परिवर्तित करें, यानी उसके आचरण में क्या करें? परिवर्तन लाएं और उसे एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो गलतियां सबसे होती हैं। गांधी जी इस बात को खुद स्वीकार करते हैं कि उन्होंने बचपन में गलतियां की हैं, उन्होंने अपने पिता के जेब से पैसे चुराए हैं, लेकिन इन सब से आगे बढ़ते हुए इस व्यक्ति में
वे कौन सी बात थी कि जब वो भारतीय आंदोलन में भाग लेता है और उसका नेतृत्व करता है, तो द्विवेदी जी लिखते हैं कि चल पड़े जिधर जो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। गांधी के चुंबकत्व एक इंद्रधनुष की तरह है। उन्होंने साध्य और साधन को पवित्र बताया। उन्होंने कहा साध्य और साधन दोनों क्या होने चाहिए? पवित्र होने चाहिए। उन्होंने आदर्श राज्य की बात की, यानी ऐसा राज्य राम राज्य की तरह, और वह राम राज्य यानी दशरथ के पुत्र राम की बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने विषमता हिंसा को जन्म देती है। उन्होंने कहा कि जो विषमता होती है, यानी हम किसी के अंदर किसी के प्रति भेदभाव करते हैं, तो क्या करें, एक ना एक दिन क्या किसका रूप लेगी? हिंसा का रूप लेगी। उन्होंने असहयोग आंदोलन किया, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, उन्होंने क्विट मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन की बात कही। यदि हम इन तीनों शब्दों से ही, अगर आप इन तीनों शब्दों के एनालिसिस करते हैं, तो स्पष्ट हो जाता है कि जो उनका पहला है कि उदारवादी, दूसरा उनका आंदोलन क्या है? उग्रवादी है, और तीसरा आंदोलन उनका क्रांतिकारी है। अगर हम इन सब बातों को देखें तो संभवतः हमने एनालिसिस ही गलत कर ली कि तीनों को हमने क्या किया? अलग अलग काल में डिवाइड कर दिया और अलग अलग होने वाले आंदोलन कह दिया। और यह वही व्यक्ति है जिसने 1922 में यानी उत्तर प्रदेश गोरखपुर के चौरी चौरा की घटना के आधार पर राष्ट्रीय आंदोलन को क्या किया? वापस ले लिया। लेकिन 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है, उस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा देते हैं। करो या मरो का नारा देते हुए कहते हैं कि आजादी से कम अब कुछ भी स्वीकार नहीं। तो ये एक लीडरशिप की क्या होती है? क्वालिटी होती है, यानी योग्यता होती है कि कैसे किस काम को किस फेज में ले जाएं, किस स्टेज पर ले जाकर उसे छोड़ना है, उसे कहां तक आगे बढ़ाना है। ये गांधी की विचारधारा और रणनीति रही। ये उनकी विचारधारा, ये उनकी रणनीति ही उनको महान बनाती है। गांधी जी 1930 में दांडी सत्याग्रह करते हैं। दांडी सत्याग्रह से पहले यानी 1929 में आप देखेंगे कि लाहौर का अधिवेशन होता है। उस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हो चुका होता है। सब लोग गांधी जी का इंतजार करते हैं कि गांधी जी केंद्रीय विषय क्या चुनेंगे, और गांधी जी ने नमक को चुना और नमक सत्याग्रह कहलाया। तो अंग्रेजों को लगा कि ये बेकार का विषय गांधी ने क्यों चुना, गांधी अपनी महत्ता यहां पर खो देगा। लेकिन अंग्रेजों के लिए नमक एक स्वाद है, एक इकोनॉमिक है, परंतु हम भारतीयों के लिए नमक क्या है? एक परंपरा है, एक हमारी रीति रिवाज है, एक हमारी संस्कृति है, एक हमारी विश्वास है। आप मूवियों में देखते होंगे, वहां पे लोग कहते हैं कि मालिक हमने आपका नमक खाया है, हम आपके साथ दगा नहीं कर सकते हैं। तो क्या एक नौकर का अपने मालिक के प्रति क्या है? विश्वास है। या वही अंग्रेज इस नमक को नहीं समझ पाए कि गांधी ने इसको केंद्रीय विषय क्यों चुना। और इस भारतीयता की समझ में नमक के विषय पर समाज, अर्थ और राजनीति तीनों को जोड़ दिया, और अंग्रेजों का आकलन क्या हुआ? यहां पर फेल हो गया। नमक का चयन करके गांधी ने बताया कि नेतृत्वकर्ता की रणनीति
ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला यानी हमारा दुश्मन क्या हो, दुविधा में पड़ जाए। और इसलिए संभवतः जब नमक सत्याग्रह चलाया गया, साबरमती से लेकर दांडी तक की यात्रा यानी कुल 388 यानी 3880 किलोमीटर की यात्रा, एक 61 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति उस यात्रा को चलता है। तो आप देखेंगे कि गांधी की इस यात्रा की चर्चा पूरे दुनिया में, पूरे देश में होने लगती है कि गांधी क्या करेगा, आज गांधी क्या करेगा, क्या होगा, क्या आज करने वाला है। और वे अपने 25 दिन की इस यात्रा को पूरा किया। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक की इस यात्रा ने पूरे दुनिया में एक विमर्श का विषय बना दिया था। और इस नमक सत्याग्रह ने भारत के लोगों के मन से अंग्रेजों के दमन का भय दूर कर दिया। इससे पहले, नमक सत्याग्रह से पहले, जब अंग्रेज सिपाही एक या दो लोग निकलते थे तो भारतीयों के अंदर डर, भय की स्थिति रहती थी। वे घर के अंदर चले जाते थे, बाहर नहीं निकलते थे, घरों के अंदर छुप जाते थे। लेकिन इस नमक सत्याग्रह ने लोगों के अंदर से भय को दूर किया। अंग्रेज सैनिकों की टुकड़ियों निकल जाती थी, लेकिन भारत का बूढ़ा व्यक्ति भी पालथी मारकर अपने चौपाल पर बैठा रहता। यानी गांधी के इस मोमेंट से आप देखेंगे कि लोगों के अंदर क्या हुआ, डर और भय पूरी तरह से समाप्त हो गया। गांधी के रहस्य का महत्व को यदि हमें समझना है तो आप देखेंगे कि गांधी ने क्या कहा, स्वदेशी अपनाओ की बात की, उन्होंने विदेशी कपड़ों के बहिष्कार की बात की, उन्होंने नमक सत्याग्रह की बात की, उन्होंने बकरी के दूध के महत्व को बताया और कभी उन्होंने मूंगफली के महत्व बताया। तो गांधी जी कहा करते थे कि प्रकृति में जो चीजें हैं वो मनुष्यों की आवश्यकता पूरी करने के लिए सामर्थ्य हैं, परंतु वे किसी व्यक्ति का लालच पूरा नहीं कर सकते हैं। आज हम जिस सतत विकास की बात करते हैं, जिस हम टेक्नोलॉजी यानी साइंस की बात करते हैं, उससे पहले हमारे वेदों में कहा गया है तेन तक्तेन भुंजिक्ता, यानी पहले ही कहा गया है। गांधी जी हमेशा पर्यावरण के साथ जीवन शैली को अपनाने की बात करते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी देखें तो गांधी जी वहां भी प्रासंगिक हैं। इसी तरह जिंदगी के जितने आयाम हैं मानव जीवन के, वो सामाजिक आयाम हो या राजनैतिक आयाम हो या मनोवैज्ञानिक आयाम हो या वे सांस्कृतिक आयाम हो या ऐतिहासिक आयाम हो, सभी जगह पर गांधी अपने आप को स्थापित करते नजर आते हैं। इसलिए संभवतः आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में कहा कि आने वाली पीढ़ियां यह विश्वास नहीं करेंगी कि हाड़ मांस से उत्पन्न ऐसा व्यक्ति भी हुआ जिसके पीछे पूरी दुनिया चल पड़ी। आज गांधी जयंती के इस पावन पर्व पर हमें एक संकल्प लेना चाहिए। वह संकल्प क्या कि लोग कहते हैं कि हमें किसी की मदद करने के लिए कोई अवसर नहीं मिलता, तो अवसर ढूंढिए मत, अवसर आपके पास है।
वो क्या अवसर है कि जब आप रात को सोते हैं, रात को सोने जाते हैं, तो अपने गाल पर एक तमाचा मारिए। वह तमाचा क्या कि हमारा प्रकृति के लिए क्या योगदान हो सकता है। योगदान कि जब एक मनुष्य अपनी पूरी आयु पूरी कर लेता है, अपनी उम्र, अपना पूरा जीवन जी लेता है, और अंतिम जब उसका संस्कार होता है, तो अंतिम संस्कार तक लगभग एक वृक्ष उसके अंतिम संस्कार में लग जाते हैं। तो पहला काम कि प्रत्येक मनुष्य को ज्यादा नहीं तो एक वृक्ष अपने जीवन में जरूर लगाए, उससे ज्यादा हो सके लगा सकता है, जिससे पर्यावरण का संतुलन क्या होगा, बना रहेगा। अपने आने वाली पीढ़ियों को ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होने देगा। जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि जब कोविड-19 आया था तो लोगों को ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी थी। वह भयावह दृष्टि आप सभी लोगों ने झेला है और देखा है। दूसरा कि जो हम बिजली का उपयोग कर रहे हैं, तो उस बिजली का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। अनावश्यक यदि कोई बल्ब जल रहा है या कोई चीजें चल रही हैं, उसे बंद कर दें। जल का हम दोहन होने से बचाएं। ये सभी चीजें आप अपने जीवन में अपनाएं। ये गांधी जी को आप समर्पित कर सकते हैं उनके इस जन्म दिवस के रूप में। जय हिंद, जय भारत।